उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचयी तथा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में हम या आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक अविष टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम अविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थलीय मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जन प्राकृतिक के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के कोलम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में विक्र की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटैलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूल हेतु जल की हानि को बचाने के लिए प्राणी कम अविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचरी तथा समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे विक्र द्वारा निस्यंद के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों में विक्र की आधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित प्रसारण को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघा तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिका या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जित यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांशतः अकशेरुकी में यह संरचना केवल सरल नालिका रूप में होती है, जबकि कशेरुकी में जटिल नालिकाकार अंग होते हैं जिन्हें विक्र कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। आदि विक्रक प्रोटोनेफ्रिडिओ या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटी हेलमिंथ, चपटे क्रीम जैसे प्लेनेरी या राटिफर, कुछ एनेलिड, सिफेलोकार्डेट, एम्फीऑक्सस आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि विक्र प्राथमिक रूप से आयनों व द्रवों के आयतन नियमन जैसे प्रासरणीय नियमन से संबंधित है। केचुआ व अन्य एनेलिड में नालिकाकार उत्सर्जी अंग विक्र पाए जाते हैं। विक्रक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिग नालिका पाई जाती है। मेलपिगी नालिका नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और प्रासरण नियमन में मदद करती है। झींगा प्राण जैसे क्रेस्टेशियाई प्राणी में श्रृंगिका ग्रंथियां, एंटीनल ग्लैंड या रहित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का एक जोड़ी विक्र, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। चित्र 19.1 में विक्र रोम के बीज आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदार गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक विक्र की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। विक्र के
केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नालिका रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतर और कीप के आकार का रचना होती है जिसे विक्रिय श्रेणी पेल पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक कैलिकस कहते हैं। चित्र 19.1 मानव उत्सर्जन तंत्र। मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, पृष्ठ, महाधमनी, विक्र शिरा और विक्र धमनी, अधिविक्र ग्रंथि, पश्च महाशिरा, पेल्विस, मेडुला, मध्यांश वलकुट का दृश्य दिखाई गई है। विक्र की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। विक्र में दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट कार्टेकस और भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश पिरामिडी में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिडी पिंडों के बीच फैलकर विक्र स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तीनी स्तंभ कालमन ऑफ ब्रिथनी कहते हैं। चित्र 19.2 प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख जटिल नालिकाकार संरचना विक्राणु नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो क्रियात्मक इकाई है। चित्र 19.3 प्रत्येक विक्राणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छा ग्लोमेरुलस और विक्र नालिका कहते हैं। गुच्छा विक्रिय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं अफरेंट आर्टोली से बनी होती है। कोशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छा ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनी इफरेंट आर्टिरोल्स द्वारा ले जाया जाता है। चित्र 19.2 विक्र का भाग मध्यांश पिरामिड कैलिकस, विक्र धमनी, विक्र शिरा, विक्र पेलिवस, मूत्र वाहिनी, बर्तनी के स्तंभ, वलकुट और विक्र का आवरण प्रदर्शित किया गया है। अभिवाही धमनी ग्लोमेगलस, कोशिकागुच्छ बोमेन स्फुट, अपवाह धमनी, समीपस्थ संवालित नलिका, दूरस्थ संवालित नालिका, आरोही भुजा, अवरोही भुजा, हेनेलेपास, वसा रेक्टा, संग्रह नालिका, रक्त वाहिनियां तथा नालिकाओं प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रॉन। चित्र 19.3 का दृश्य दिखाया गया है। विक्र नालिका दोहरी झिल्ली युक्त प्लेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छा होता है। गुच्छा को बोमेन संपुट मिलाकर मेलपीगी काय अथवा विक्र कणिका कार्पसल बनाते हैं। चित्र 19.4 बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ स्वलिता नालिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद विक्राणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। इसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नालिका दूरस्थ समवालित नालिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक विक्राणु की दूरस्थ समवालित नालिकाएं एक सीधी संग्रह नालिका में खुलती हैं। अनेक संग्राहक नालिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई विक्रिय श्रेणी में खुलती हैं। विक्राणु की विक्रिय कणिका समीपस्थ संवालित नालिका, दूरस्थ संवालित नालिका आदि विक्र के वलकुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांशतः विक्राणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे विक्राणुओं को वलकुटीय विक्रक कहते हैं। कुछ विक्राणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सन्निधय मध्यांश विक्राणु जक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। चित्र 19.5 गुच्छा से निकलने वाले अपवाही धमनी विक्र नालिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं की जाल बनाती हैं जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल में निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वसा रेक्टा बनाती है। वलकुटीय विक्राणु में वसा रेक्टा या
तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासिल होती हैं। चित्र 19.4 बोमेन संपुट मेलिपिगी काय विक्र कार्पल्स और समीपस्थ सलावता नालिका अभिवाही धमनी अपवाही धमनी बोमेन संपुट का दृश्य प्रदर्शित किया गया है। मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, श्रवण, जो विक्र के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छा द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छा या गुच्छिका निस्यंदन कहते हैं। विक्रों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छा की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर के 3 परतों में निस्यंदन करता है। ये 3 परतें गुच्छा की रक्त कोशिकाओं की आंतरिक उपकला बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं पदाणु पोडोसाइट कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विन्यास होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र सिल्टर पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसे परा निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। विक्रों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिली प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए विक्रों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। गुच्छीय निस्यंदन आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवालित नालिकाओं की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसान गुच्छों कोशिकाओं को रेनिन के स्रावण के सक्रिय करती है, जो विक्रिकीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छा निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन के उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को विक्र नालिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य विक्रनालिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा करती है। उदाहरणतः निस्यंदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, Na+ इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्शोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। विक्राणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्शोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। चित्र 19.5 मूत्र निर्माण के दौरान नालिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नालिकाकार स्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। विक्र नालिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवालित नालिका। यह नालिका सरल घनाकार ब्रूस बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनर्शोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवालित नालिका शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को इसे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निस्यंदन में स्रावण और HCO3- का पुनर्शोषण करती हैं। हेनले लूप। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनर्शोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशीय तरल की
परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघटन के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती हैं। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंदन को सांद्र करती हैं। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती हैं, लेकिन विद्युत अपघटन का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती हैं। जैसे जैसे सांद्र निस्यंदन ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघटन के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंदन तनु डाइल्यूट होता जाता है। समीपस्थ संवालित नालिका, दूरस्थ संवालित नालिका पोषक NaCl HCO3 H2O के प्लस, वलकुट H प्लस नीचे से NH3, इसमें NaCl H2O HCO3 के प्लस H प्लस। हेनले पास का अवरोही भुजा, हेनले पास की अवरोही भुजा का मोटा खंड NaCl H2O मध्यांश संग्राहक नालिका, हेनले पास की आरोही भुजा का पतला खंड NaCl यूरिया H2O। नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों के पुनराशोषण एवं श्रवण ई गमन की दिशा को प्रदर्शित करता है। चित्र 19.5 है। दूरस्थ संवालित नालिका DCT विशिष्ट परिस्थितियों में Na प्लस और जल का कुछ पुनराशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवालित नालिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनराशोषण एवं H प्लस K प्लस और अमोनिया का चयनात्मक श्रावण करती हैं। संग्राहक नालिका, यह लंबी नालिका विक्रय के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का एक बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भागों को विक्रय मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन तथा H प्लस और K प्लस आयनों के चयनात्मक श्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। चित्र 19.5 में दिखाई गई हैं। निस्यंदन क्षनिक को सांद्रण करने की क्रिया विधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वसा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंदन का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वसा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वसा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनके प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश मेडुलरी इंटरइसियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करता है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसा कि वलकुट की ओर 300 MOSM लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 120 MOSM लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की अभिवाह धमनी, बोमेन, संपोट कोशिका गच्छ, ग्लेमुरुस अपवाह धमनी। H2O NaCl वलकुट 200-300 से 300 MOS मोल पर लीटर, 300-400-300 पे बाह्य मध्यांश के नीचे NaCl H2O, NaCl 400 पे, NaCl 400 से नीचे NaCl और NaCl H2O बार में दिखाई गई है। 1-3 H2O बीच में, NaCl इधर 3 हो गए। 600, 800, 400, 300, 800, 600, 400, 300 के क्रम में घटते हुए नीचे 1900 OMSL पे लाइन आंतरिक मध्यांश वाली बनती है। उसके नीचे आपको 1900 के बीच में, उसके बाद 1200 पे आपके 1200 MOS मोल पर लीटर में मिल जाते हैं। तो वसा रेक्टा बनती है, नेफ्रॉन बनते हैं। नेफ्रॉन तथा वसा रेक्टा द्वारा निर्मित प्रतिधारा प्रवाह क्रिया विधि प्रदर्शित की गई है चित्र में। आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश
को वसा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के परतें आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती हैं, जो संग्रह नालिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती हैं। ऊपर वर्णित पदार्थ का परिवहन हेनले लूप तथा वसा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रिया विधि कहते हैं। यह क्रिया विधि मध्यांश के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशीय प्रवणता संग्राहक नालिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंदन का सांद्रण करती है। चित्र 19.6 हमारे विक्र प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूल उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। विक्र क्रियाओं का नियमन विक्रों के क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि सन्निधय गुच्छा उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राहिया रक्त आयतन शरीर तरल आयतन और आयनी संद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अधिक ह्रास मूत्रालत डायूरिसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिसमें हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन एंटी डायूरेटी हार्मोन ADH तथा न्यू हाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। NADH नालिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्राव का निरोध करती है। ADH विक्र के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छा प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। JGA की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह गुच्छीय रक्तदाब GFR में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देते हैं। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण वेसोकैस्टिक्टर है, जो गुच्छिका रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देता है। एजियोटेंसिन द्वितीयक अधिविक्र वलकुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नालिका के दूरस्थ भाग में Na+ तथा जल का पुनर्शोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के आलिंद में अधिक रुधिर के बहाव में आलिंदीय नेटियोरेटिक कारक ANF स्रावित होता है। ANF में वाहिका विस्फरण रक्त वाहिकाओं का विस्फरण होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इसी प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करता है। मूत्राणु विक्र द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है कि मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाले तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती हैं। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक
विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय, पीएच बराबर 6 होता है। पीएच 6 औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाओं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण विकरों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने में कुछ सक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोन यूरिया मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। विकरों के अलावा फुसफुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जित अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml पर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टीरॉयड, हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैलीय ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टोरेल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। विकरों की कुसक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह विक्रपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त ओपोहन द्वारा होता है। रक्त ओपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकल कर उसमें हिपेरिन जैसे कोई थक्का रोधी मिलाकर ओपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम विक्र कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्र युक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगों की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। विक्र की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय विक्र प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील विकरों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ाती हैं। रीनल केलकलाई की विक्र में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टल लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट आदि, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुच्छशोथ। विक्र के गुच्छशोथ का प्रदाहता सारांश शरीर में विभिन्न क्रियाओं द्वारा कई नाइट्रोजनी पदार्थ, आयन, CO2, जल आदि इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें अधिकांश शरीर की समस्थापना में रखने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्टों की प्राकृतिक उनका निर्माण और उत्सर्जन विभिन्न प्रकार से होता है, जो मुख्यतः जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उत्सर्जित किए जाने वाले मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि विक्रिय प्रोटोन, फ्रीडिया,
विकृत मेलफिगी नालिकाएं हरित ग्रंथियां और विकृत प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। ये न केवल नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं, बल्कि शरीर द्रव में आयनी और अम्ल क्षार संतुलन भी बनाए रखते हैं। मानव के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित हैं। प्रत्येक विक्र में 1 मिलियन नालिकाकार संरचनाएं विक्राणु होते हैं। विक्राणु विक्र की क्रियात्मक इकाई है और उसके 2 भाग होते हैं, गुच्छा और विक्र नालिका। गुच्छा अभिवाही धमनियों से बना कोशिकाओं का गुच्छा है, जो कि विक्र धमनियों की सूक्ष्म शाखाएं होती हैं। विक्र नालिका का प्रारंभ दोहरी भित्ति युक्त बोमेन स्पुट से होता है, जो आगे समीपस्थ संवालित नालिका पीसीटी हेनले लूप और दूसरे संचालित डीसीटी नालिका में विच्छेदित होती है। कई विक्राणु की दूरस्थ संवालिक नालिकाएं एकत्रित होकर संग्रह नालिका बनाती हैं, जो अंत में मध्यांश पिरामिड में से होकर विक्रीय श्रेणी में खुलती हैं। बोमेन संपुटन एवं गुच्छ मिलाकर मेलफिगी या विक्र कणिका कार्परल सल बनाते हैं। मूत्र निर्माण के 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, निस्यंदन, पुनराशोषण और श्रवण। निस्यंदन गुच्छा द्वारा कोशिकाओं के रक्तदाब का उपयोग कर संपादित किए जाने वाली अचयनात्मक प्रक्रिया है। गुच्छे द्वारा बोमेन संपुट में प्रति मिनट 125 मिली निस्यंदन बनाने के लिए प्रति मिनट 1200 मिली रक्त का निस्यंदन होता है। GFR विक्राणु के विशेष भाग जो JGA की GFR के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका है। निस्यंदन के 99% भाग का विक्राणु के विभिन्न भागों द्वारा पुनराशोषण किया जाता है। समीपस्थ संवालित नालिका पीसीटी पुनराशोषण और चयनात्मक श्रवण का मुख्य स्थान है। विक्र मध्यांश अंतरकाशी में हेनले लूप प्राशन प्रवणता 300 MOSM पर लीटर से 1200 MOSM पर लीटर को नियमित करने में सहायता करती हैं। दूरस्थ संवालित नालिका DCT और संग्राहक नालिका जल और विद्युत अपघट्यों का पुनर्शोषण करती हैं, जो परासरण नियमन में सहायक हैं। शरीर तरल के आयनी साम्य और उसके pH को बनाए रखने के लिए नालिकाओं द्वारा H+ K+ NH3 निस्यंदन स्रावित होते हैं। अमोनिया का नालिकाओं द्वारा स्राव भी होता है। प्रतिधार क्रिया विधि हेनले लूप की 2 भुजाओं और वसा रेक्टा के बीच कार्य करती है। निस्यंदन जैसे जैसे अवरोही भुजा में नीचे उतरता है, वैसे वैसे सांद्र होता जाता है, लेकिन आरोही भुजा में यह पुनः तनु हो जाता है। इसे व्यवस्था के द्वारा विद्युत अपघट्य और कुछ यूरिया अंतरकाशी स्थल में बचे रह जाते हैं। DCT और संग्राहक नालिका निस्यंदन को 4 गुना अधिक सांद्र कर देता है, अर्थात 300 MOSM पर लीटर से 1200 MOSM पर लीटर तक यह जल संरक्षण की उत्तम क्रिया विधि है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत प्राप्त होने तक किया जाता है। संकेत प्राप्त होने पर मूत्र मार्ग द्वारा इसका निष्कासन मूत्रण कहलाता है। त्वचा, फेफड़े और यकृत भी उत्सर्जन में सहयोग करते हैं।